नमस्कार दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कपासन से मैं अरविंद कुमार राव। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय पर आज हम उसकी प्रथम यूनिट इतिहास विषय के अनुशासन की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में जो इतिहास विषय है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का स्वरूप है। अनुशासनिक प्रकृति एवं ज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप अनुशासनिक ज्ञान द्वारा निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अंतिम लाइन में विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप अर्थात मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसका जो पाठ्यक्रम जो होता है वो एक विषय का दूसरे विषय के ऊपर अनुशासनिक रूप से, डिसिप्लिन के रूप से, नियमों के रूप से, सिद्धांतों के रूप से निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत हम तीन क्षेत्रों को हम देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रथम क्षेत्र की अपन बात करें तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में सबसे पहली बात करें तो उन क्षेत्रों के अंदर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व विज्ञान, विधि शास्त्र एवं जनसांख्यिकी आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर इन विषयों या इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे क्या है कि एक विषय का दूसरे विषय पर जो अनुशासनिक ज्ञान है वो निर्भर करता है। दूसरा अपन हम बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस की अपन बात करते हैं तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मानव विज्ञान आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ इतिहास से इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भौतिक विज्ञान का भी एक इतिहास है, रसायन का भी अपने आप में एक हिस्ट्री है उसकी, फिर खगोल विज्ञान की हिस्ट्री है, जीव विज्ञान की हिस्ट्री है कि मानव कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। खगोल विज्ञान के अंदर अंतरिक्ष कैसे बना होगा, बिग बैंग थ्योरी है। फिजिक्स के अंदर हम गणनाएं जो करते हैं, है ना, तो डिग्री वगैरह का है। केमिस्ट्री का रसायन, आज जितने भी हम रासायनिक चीज़ों को देख रहे हैं वो कैसे उत्पन्न हुई है, रसायन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन बातों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह भी इतिहास के विषय के अंदर अनुशासनिक प्रकृति है। हम तीसरी हम बात करें तो भाषा से संबंधित लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज कहने का तात्पर्य यहाँ है कि लैंग्वेज इसमें बहुत सारी भाषाएं होती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, विविध प्रकार की स्थानीय भाषाएं सम्मिलित हैं। लेकिन प्राचीन काल के अंदर इतिहास एक लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता था, एक काव्य के रूप में लिखा जाता था। चाहे वो आप विलियम शेक्सपियर का काव्य मान लो, मैकियावेली का काव्य मान लो, या कालिदास का काव्य मान लो। प्राचीन भारत के अंदर पहले इतिहास अपने आप में एक अलग विषय नहीं होता था। ये विषय हिंदी भाषा के रूप में लिखा जाता था। जैसे बहुत से दरबारी होते थे, वो काव्य रचित रचना करते थे। तो ये भाषा क्षेत्र संबंधित विज्ञान हो गया। अब इस प्रकार हम बात करें तो अनुशासनिक क्षेत्रों का संबंध विद्यालय विषयों से पूर्णतः देखा जा सकता है। विद्यालय विषय की हम बात करें तो इसके अंदर इसके क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, और विद्यालय विषयों के रूप में छात्रों द्वारा जो पढ़े जाते हैं इन विषयों में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन प्रमुख विद्यालय विषयों के रूप में जाने जाते हैं। इन विषयों का पाठ्यक्रम के साथ अनुशासनिक रूप से संबंध है, और ये सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, अनुशासनिक प्रकृति, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की अपन बात करें तो शैक्षणिक अनुशासन प्रकृति के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के मध्य सहसंबंध, कोरिलेशन, है ना, विभिन्न विषयों के संबंध, कोरिलेशन, उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं समग्रता का बोध कराते हैं। तो सहसंबंध, उपयोगिता, प्रासंगिकता, समग्रता का बोध कराते हैं, जिनमें प्रोफेसर एस के दुबे ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का आशय उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध एवं अंतः अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ एक बात सामने आती है कि इसके अंदर एक शिक्षक का जो कार्य है वो विद्यार्थी के का सर्वांगीण विकास करना है, और विद्यालय विषयों का एक विषय से दूसरे विषय से सहसंबंध से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही नहीं होता, वरन एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण भी संभव होता है। अगली परिभाषा दी है श्रीमती आर के शर्मा के शब्दों में। आर के शर्मा ने कहा है, शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान एवं प्राचीन ज्ञान संबंधी परंपरा है जो कि शिक्षा एवं शैक्षणिक विषयों के मध्य अनुशासन एवं सहसंबंध का प्रकटीकरण करती है, जिससे एक और सर्वोत्तम शिक्षक निर्मित होते हैं तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। अच्छा, ये दोनों परिभाषा हैं। इन दोनों परिभाषाओं से हम इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान का संबंध शिक्षा व्यवस्था एवं उससे संबंधित प्रत्येक गतिविधि से है, जिसमें पाठ्यक्रम का समग्र रूप प्रदान करना शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक समझ या ज्ञान पर चर्चा प्रारंभ काल से वर्तमान काल तक की जाती है, और यह एक अत्यंत व्यापक एवं उपयोगी विषय माना जाता है। अब हम आगे की बात करें तो अनुशासनिक प्रकृति अर्थ एवं परिभाषा के बाद में हम अगर आगे अध्ययन करें तो इतिहास विषय की अनुशासनिक प्रकृति की विशेषताएं। हर व्यक्ति की हर विषय की अपनी एक अलग विशेषताएं होती है, हर एक मनुष्य की अपनी अलग विशेषताएं होती है ना। तो सारी विशेषताएं अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर्स लिए वो घूमती हैं कि हम कोई कह देखते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर कोई मनुष्य अंतर्मुखी है, कोई बहुर्मुखी है, कोई क्या कहते हैं कि उभयमुखी है। तो सबकी अलग अलग व्यापक विशेषताएं हैं। तो यहाँ भी हम इतिहास में अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति की विशेषताओं की अपन बात करें तो पहली विशेषता है व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया के अंदर हम बात करें तो अनुशासनिक ज्ञान को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में ये बात सत्य है कि अनुशासनिक ज्ञान एक विषय का दूसरे विषय पर निर्भर होना एक व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र संबंधी नियमों विषयों की समीक्षा की जाती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, विषयों की चर्चा एवं विषयों के मध्य सहसंबंध आदि का एक ही बार में अध्ययन करते हुए शिक्षा व्यवस्था का सर्वोत्तम स्वरूप निर्धारित किया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए इसके क्षेत्र पर व्यापक विचार विमर्श किया जाता है, अर्थात इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो पहली विशेषता ये हुई। हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, सहसंबंध, को रिलेशंस, है ना। आज हम को रिलेशन, आज हमारे फैमिली के अंदर अगर हम मम्मी पापा का हमारा रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, ठीक वैसे के वैसे ही अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत एक विषय का अन्य विषय से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। इस संबंध में उन्हीं विषयों को एक वर्ग विशेष में रखा जाता है, जैसे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर को एक विषय में रखा जाता है क्योंकि ये विज्ञान वर्ग से संबंधित माना जाता है ना। ठीक इसी प्रकार अनेक विषयों की सहसंबंध के आधार पर विविध वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी जो विविध विषय हैं उनका अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही रखा जाता है। तीसरी विशेषता की हम बात कर रहे हैं संश्लेषण की प्रक्रिया, अर्थात सिंथेसिस प्रोसेस। अब सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं तो अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही विविध विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, जिसमें गणितीय क्रिया, संक्रिया, गुणा भाग, जोड़ घटाव का प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। अतः भौतिक विज्ञान के लिए गणित का ज्ञान होना अनिवार्य। वास्तव में बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स के लिए मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी जो डेटा निकाला जाता है, डिग्रियों के मध्य में अंतर निकाला जाता है या किसी का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैथ्स आना कंपलसरी। अगर मैथ्स आएगी तो फिजिक्स हमें आसानी से आ सकती है। ठीक वैसे ही हम सामाजिक अध्ययन के सब्जेक्ट्स की अपन बात करते हैं, इतिहास और भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास और भूगोल का साथ चोली दामन का है, क्योंकि जैसा भूगोल होगा वैसा ही इतिहास होगा। जैसे अपन उदाहरण के रूप में बात करें तो यूनान के बारे में हम सभी जानते हैं। वहाँ पर एथेंस एंड स्पार्टा
दोनों ऐसे राज्य थे, नगर राज्य थे। उन राज्यों के अंदर सबसे बड़ी बात है वो ऐसी स्थिति के अंदर चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। तो उन्होंने उस भूगोल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं इस प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य। इस प्रकार के नियम एवं सिद्धांत संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फोर्थ की अपन बात करते हैं, चतुर्थ टॉपिक है हमारा विश्लेषण, एनालिसिस की हम बात करें तो अनुशासनिक ज्ञान को विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जैसे हम उदाहरणों की बात करें तो जब छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के समूह का निर्धारण किया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं से यह तात्पर्य यह है कि खेल कूद है, रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है ना, पोस्टर प्रतियोगिता है। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों के पर्टिकुलर समूह का निर्धारण किया जाता है, जिससे विद्यार्थी के लिए कौन सी सहगामी क्रियाएं हैं वो उपयोगी है, उसके ऊपर एक बड़ा विचार किया जाता है। जिससे क्या है कि एक आयु समूह वर्ग को एक अलग अलग पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अलग अच्छे छोटे छोटे गेम्स खिलाए जाते हैं, फिर उन्हें उनके इच्छाओं के अनुसार पेंटिंग्स बनाने दी जाती है, या फिर बड़े बच्चों के लिए अलग से सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इन सबको एनालिसिस कर कर हमें छात्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वैज्ञानिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, बिल्कुल विज्ञान प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अर्जित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ नियम और सिद्धांत की परीक्षा करने के पश्चात उसका वर्ग और स्वरूप एवं स्थान को निर्धारित करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इतिहास की अनुशासनिक विशेषताओं में ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण ज्ञान की जब परीक्षा की गई तथा तीनों में घनिष्ठ संबंध देखा गया तो सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में स्वीकार किया गया और इसमें अनुशासनिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन है ना, बहुआयामी प्रक्रिया, जिसमें अनुशासनिक उपागम, अंत अनुशासनिक उपागम, परागमन उपागम, अनुशासनिक उपागम, वर्ण संकर अनुशासनिक उपागमों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम इनकी बात करें तो उदाहरण के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए उसके बाह्य पक्ष, अंतः पक्ष एवं विविध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। इन सभी के सहसंबंध के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे एक प्रभावी रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सके। अगली विशेषता है क्रमबद्ध प्रक्रिया। अब क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब अनुशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय की समानता असमानता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए विज्ञान उसकी परिवेशीय वस्तुएं एवं परिवेशीय घटनाएं होती है, इसलिए विज्ञान विषय को कक्षा 3 तक पृथक मान्यता नहीं दी जाती है। पर्यावरणीय विषय, अब कक्षा 1 से लेकर 3 तक पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। अब पर्यावरण का अध्ययन क्यों कराया जाता है? सबसे बड़ी बात है, पर्यावरण का अध्ययन इसलिए कराया जाता है कि बालक प्रकृति से अटैच होता है तो उसे पता कैसे चले कि ये प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज़ है। जैसे कोई फूल हुआ, कोई पत्ती हुआ, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी क्यों दी जाती है? क्योंकि विद्यार्थी को परिवेश की जानकारी दी जाती है। तत्पश्चात विज्ञान को अलग से मान्यता प्रदान की जाती है कि यह क्या है, एक विज्ञान है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं समसामयिक प्रक्रिया, जो कंटेम्प्रेरी प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्तमान समय में किसी भी वर्ग विशेष को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उससे संबंधित अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। एक विषय का ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य आप प्रकांड पंडित नहीं हो गए, आपको अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है। जैसे रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए हम गणित और वैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग करते हैं।
तो उसमें हमें गणित, विज्ञान और कंप्यूटर भी हमें आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें समसामयिक करंट अफेयर्स की अपन बात करें तो उन बिंदुओं को भी हमें छूना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकता मतलब व्यक्ति और समाज की क्या आवश्यकता है, ये भी तो इतिहास के अनुशासन की प्रकृति है, क्योंकि आज का बीता हुआ कल ही तो भविष्य का इतिहास है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समृद्धि। अब नेशनल इनरिचमेंट की अपन बात करते हैं तो अनुशासनिक ज्ञान का उपयोग शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। अतः अनुशासनिक ज्ञान ही राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे एक देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनिक ज्ञान का उपयोग करके प्रत्येक स्तर पर सर्वोत्तम पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तथा विद्यालय पाठ्य गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप में संपन्न किया जाता है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव होता है। अर्थात राष्ट्र की समृद्धि विद्यार्थियों की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। फिर है सर्वांगीण विकास। प्रत्येक पाठ्यक्रम या प्रत्येक विषय का एकमात्र उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। तो अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में क्रमबद्धता, सरलता, उपयोगिता स्थापित की जाती है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं रहती है तथा शैक्षिक व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से क्रमबद्ध एवं अनुशासनित होती है। इससे सभी छात्रों का शैक्षिक विकास होता है। शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था के आधार पर सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से संपन्न होती है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव होता है। फिर हम आगे हम बात करें तो समस्या समाधान की प्रक्रिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज समस्याओं की अपन बात करें तो चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, समस्याएं बहुत सारी आती ही रहती है। जैसे सबसे बड़ी अभी वर्तमान में नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, लेकिन इसे लागू कैसे करें, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके क्या क्या सामाजिक परिणाम आएंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर समाधान करने का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज की आकांक्षा, जैसे छात्रों के अंदर नैतिक स्तर गिर रहा है ना, नैतिक मानवता स्तर जो गिर रहा है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए प्रत्येक विश्व भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने अपने स्तर पर अलग अलग सेमिनार या वेबिनार का आयोजन कर रही है, जिससे छात्रों के अंदर नवीन पाठ्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार मानवता के संस्कार उत्पन्न किए जा सकें। धन्यवाद। आज हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के पश्चात अब इन चीज़ों के उपयुक्त विवेचन करेंगे कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान वास्तविक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक प्रक्रिया है जो शैक्षिक एवं अनुशासनिक समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में करता है। अतः इतिहास विषय के अनुशासन की प्रकृति के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब हम कल नए टॉपिक या नए विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान की प्रकृति।